हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज से प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें से बहुविकल्पी प्रश्नों को रखा जाएगा। इन बहुविकल्पी प्रश्नों में 10 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जैसा कि आपके एग्जाम में आते हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 10 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो कि खंड आ में पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। इसलिए ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको एक बात और याद रखनी है, ये जो मॉक टेस्ट है ये प्रावधिक कला के स्टूडेंट के लिए है, और जो स्टूडेंट प्रावधिक कला कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उसके लिए है, तथा जो कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। कक्षा 12 से जो स्टूडेंट प्रावधिक कला की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में याद रखिए, प्रावधिक कला को अंग्रेजी में हम टेक्निकल ड्राइंग कहते हैं। एक केवल ड्राइंग का पेपर होता है जो कि दूसरा पेपर रहता है, और टेक्निकल ड्राइंग का एक दूसरा पेपर रहता है। तो ये टेक्निकल ड्राइंग का जो पेपर रहता है ये क्लास 12 के लिए है, जो प्राइवेट रूप से फॉर्म भरा जाता है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। प्रश्न है, म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों की अनुपात क्या है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे म्यूजिक के अतिरिक्त कोई भी एक शब्द दिया जा सकता है, उसमें आपको कुल खाने बताना होगा। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको ए से लेकर जेड तक के जितने भी 26 अक्षर हैं उन सभी अक्षरों को ज्ञात होना आवश्यक है कि ये कितने खाने में बनते हैं। तो याद रखिएगा, जो आई अक्षर है ये आई अक्षर आपका एक खाने में बनता है। यम और डब्लू 2 ऐसे अक्षर हैं जो कि 5 खाने में बनते हैं, तथा जे एक अकेला ऐसा अक्षर है जो कि 3 खाने में बनता है। इसके अतिरिक्त जो भी अक्षर हैं वो 4 खाने में बनते हैं। यहाँ पे शब्द हमारा दिया गया है म्यूजिक। म्यूजिक शब्द की रचना करने है तो सबसे पहले हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे कि यम कितने खानों में बनेगा। तो यम 5 खानों में, यू 4 खाने में, एस 4 खाने में, आई 1 खाने में और सी 4 खाने में बनेगा। इन सबको काउंट करेंगे। 4 4 8 4 12, 12 5 17, 1 18। इस प्रकार से कुल टोटल खानों की आवश्यकता होगी 18 खाने। और हमें ज्ञात है कि प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच 1 खाने के स्थान छोड़ते हैं। तो यम और यू के मध्य 1 खाना, यू और यस के मध्य 1 खाना, यस और आई के मध्य 1 खाना, आई और सी के मध्य 1 खाना। इस प्रकार से 4 खाने इसमें छोड़ेंगे। 18 प्लस 4 ये कुल टोटल हो जाएंगे 22 खाने। ऑप्शन में देखेंगे 22 किस में दिया हुआ है, तो 22 इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सा में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। म्यूजिक जो शब्द है ये हमारा 22:7 में बनेगा। इसमें जो ये जो 7 है ये 7 इसकी ऊंचाई को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, कोई भी यहाँ पे हम शब्द लिखेंगे तो उसकी ऊंचाई हमेशा 7 खानों की ही रहती है, और कुल खाने जो हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कोण कितने अंश का होता है। ऑप्शन ए 70 अंश, ऑप्शन बा 75 अंश, ऑप्शन सा 65 अंश, ऑप्शन दा 80 अंश। तिरछे अक्षरों के वाक्य इस प्रकार के जब हम वाक्य लिखते हैं तो ये कार्य हम सेक्शन बी में 2 के खा में इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा, जब भी हम तिरछे अक्षर लिखेंगे तो वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कोण, अर्थात इस प्रकार से जो तिरछी रेखाएं हम इस प्रकार से खींचते हैं तो इनका झुकाव कोण कितना होता है। तो ये जो रेखाएं खींचते हैं इनका झुकाव कोण 75 अंश का रहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। तथा इस प्रश्न से रिलेटेड आपको और 2 बातें याद रखनी है कि इसमें जो ये रेखाओं का ये जो अनुपात रहता है ये अनुपात 2:3:2 का रहता है। तो आपसे प्रश्न में आ सकता है कि तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों के बीच किसका अनुपात रखते हैं। अनुपात याद रखिएगा 2:3:2 का अनुपात इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। इसकी निरूपक भिन्न है। ऑप्शन आ 1/50, ऑप्शन सी 1/48, ऑप्शन बी 1/400, ऑप्शन डी 1/200। इन सभी प्रश्नों को आप वीडियो रोककर अपना आंसर पहले मन में सोच लें, उसके बाद राइट आंसर को देखें। तो यहाँ पे दिया है, आप देखेंगे यहाँ पे 4 वर्ग सेंटीमीटर है और यहाँ पे 64 वर्ग मीटर है। तो
यदि यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, किंतु यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर दिया है और वर्ग मीटर है। तो सबसे पहले ये जो 4 वर्ग सेंटीमीटर है इसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसका वर्गमूल लेंगे। तो 4 का जब हम इस प्रकार से वर्गमूल लेते हैं तो इसका मान आता है 2 और वर्ग सेंटीमीटर चेंज होकर हो जाएगा सेंटीमीटर में। और 64 वर्ग मीटर का जब हम इसमें अंडर रूट या वर्गमूल लेंगे तो ये होता है 8 का मान, 8 × 8 करेंगे तो 64 होता है, वर्ग मीटर चेंज हो जाएगा, आ जाएगा 8 मीटर। तो यहाँ पे यूनिट देखेंगे ये सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पे मीटर में दिया है, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 100, क्योंकि हमें ज्ञात है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका मान निकल के आएगा 800। तो अब यहाँ पे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर 800 सेंटीमीटर। ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर था और यहाँ पे निकल के आया था 800 सेंटीमीटर। ये जो छोटा मान होता है, छोटे मान को हमेशा अंश में रखा जाता है, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो 2 बटे ये जो बड़ा मान निकल के आएगा इसको हर में रखेंगे तो 2 बटे 800 हो जाएगा, 2 का भाग इसमें करेंगे तो 1 बटा 400 आंसर इसका निकल के आएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1 बटे 400। नेक्स्ट प्रश्न है ठोसों में कितने आयाम होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो याद रखिएगा ठोस जो होते हैं इन्हें हम 3D आकृति के अंतर्गत रखते हैं। तो जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, ये सब होते हैं। तो इनके अंतर्गत जितने आयाम होंगे, आयामों की संख्या होती है 3। और इसी से एक और प्रश्न बनता है कि जो हमारा विकर्ण मापनी होता है या विकर्ण पैमाना होता है उसमें कितने आयाम होते हैं? तो विकर्ण पैमाने में या विकर्ण मापनी में भी 3 ही आयाम होते हैं। और यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि साधारण जो मापनी होती है, साधारण मापनी में हम कितने प्रकार के मापे नाप सकते हैं या कितने आयाम होते हैं, तो याद रखिएगा साधारण मापनी में हम सिर्फ 2 ही प्रकार के मापे नाप सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यदि दीर्घवृत्त की नाभियां एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर बन जाता है। ऑप्शन आ बड़ा दीर्घवृत्त, ऑप्शन बा छोटा दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी अर्धवृत्त। तो यहाँ पे प्रश्न को सबसे पहले समझेंगे। दीर्घवृत्त की जो नाभियां होती हैं वो एक दूसरे के निकट आते आते एक ही बिंदु पर आकर मिल जाए, अर्थात ये हमारा कोई दीर्घवृत्त हो गया। दीर्घवृत्त में 2 नाभियां जब हम यहाँ पे मानेंगे तो ये जो होती है इसे हम दीर्घच कहते हैं। इसमें 2 नाभियां, पहली नाभि ये हो गई और दूसरी नाभि ये हो गई। नाभि को हमेशा N1 और N2 से लिखा जाता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि ये जो दोनों नाभियां हैं वो एक दूसरे के निकट आते आते एक ही बिंदु पर मिल जाएं, अर्थात N1 जो नाभि है ये यहाँ से चले और N2 नाभि यहाँ से चलकर ये कहीं पे इस बिंदु पे आके मिल जाएंगे। तो इस बिंदु पर जब आके मिल जाएंगी तो इस चित्र का जो आकार इस प्रकार है, तो इस प्रकार न होकर इस चित्र का आकार कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, अर्थात ये एक वृत्त के आकार का बन जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है अक्षर आई की रचना किस अनुपात में करते हैं? ऑप्शन ए 7:3, ऑप्शन बी 7:4, ऑप्शन सी 7:1, ऑप्शन डी 7:5। तो याद रखिएगा जो अक्षर आई है, अक्षर आई की रचना ऑप्शन नंबर सी अर्थात 7:1 में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक आयत या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं। ऑप्शन ए भुजा को विकर्ण से, ऑप्शन बी भुजा को भुजा से, ऑप्शन सी 1/2 भुजा को विकर्ण से, ऑप्शन डी 2 गुना बनाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे कोई आयत दिया हुआ है या हम यहाँ पे वर्ग मान सकते हैं। तो जब हम आयत या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ये जो होती है ये इसकी लंबाई को दर्शाती है और ये इसकी चौड़ाई को दर्शाता है। इसी प्रकार से यदि वर्ग में बात की जाए तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसको यहाँ पे हम भुजा मान लेंगे और ये चारों क्या हो जाएंगी? भुजाएं हो जाएंगी। तो जब भी क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पे एक इस भुजा का गुणा करते हैं और दूसरी इस दो भुजा का, अर्थात यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणा किया जाता है। उसी प्रकार से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक भुजा ये लेंगे और एक भुजा ये लेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा भुजा इंटू भुजा, इस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि आयत या वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, तो हमेशा
भुजा को उसके दूसरी भुजा से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे भुजा इंटू भुजा दिया हुआ है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। यदि आयत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो आयत के क्षेत्रफल में एक भुजा यहाँ पे लंबाई होती है और दूसरी भुजा चौड़ाई होती है। तो इस प्रकार से जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई निकल के आता है। और यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग के क्षेत्रफल में एक भुजा हो गई और दूसरी भुजा रहती है, तो इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और आयत के क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं? ऑप्शन ए सरकंडे की कलम से, ऑप्शन बी बारीक निब से, ऑप्शन सी क्रोकिल निब से या ऑप्शन डी पेंसिल से। तो याद रखिएगा ब्लॉक प्रिंटिंग में जो आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को जिससे लिखा जाता है वो होता है सरकंडे की कलम से। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। और अंतिम प्रश्न है, किसी गिलास के मुंह को नेत्र के ठीक सामने लाने पर उसका वृत्ताकार कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन का अर्धवृत्त, ऑप्शन का वक्र रेखा, ऑप्शन का सरल रेखा, ऑप्शन का वृत्त। यहाँ पे कह रहा है कि किसी गिलास को मुंह को नेत्र के ठीक सामने लाने पर उसका जो वृत्ताकार भाग होता है वो कैसे दिखाई देगा? आपने गिलास देखा ही होगा, गिलास कुछ इस प्रकार से होता है, ऊपरी जो भाग होता है वो इस प्रकार से बनता है। गिलास का ये जो ऊपरी भाग है इसे हम आँख के ठीक सामने लाएंगे तो इसका ये जो वृत्ताकार भाग है ये किस प्रकार से दिखाई देगा? तो याद रखिएगा जब भी हम गिलास को बिल्कुल हम आँख के बिल्कुल पास लाते हैं तो ये जो वृत्ताकार भाग इस प्रकार से होता है, ये एक रेखा में इस प्रकार से बिल्कुल नजर आता है, अर्थात ये एक सरल रेखा के रूप में दिखेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। इसी के साथ आज का ये जो पहला हमारा मॉक टेस्ट है ये यहीं पे समाप्त होता है। आपके 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।